हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं कल होने वाली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम के लिए कुछ खास सवाल। यूनिवर्सिटी का पेपर स्टाइल हम लोग जानते हैं और साथ ही साथ उसका सिलेबस भी कवर हो चुका है। अब अगर देर है तो सिर्फ कुछ खास सवालों को पढ़कर याद करने की। तो चलो, आंकड़ा शास्त्र विषय में चैप्टर 1 के अंदर कौन से खास सवाल है हम पहले ये देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 के अंदर टोटल 7 सवाल दिए गए हैं। उन 7 सवालों में भी 4 ही सवाल है जो महत्व रखते हैं, खास महत्व। उनमें पहला सवाल है प्राचल अने आगणक, दूसरा प्रमाणित दोष, तीसरा प्रथम प्रकारनी भूल अने बीजा प्रकारनी भूल, और चौथा है सार्थकतानी कक्षा। ये 4 सवाल के जवाब हमें अच्छे से पढ़ना और समझना है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में पहला सवाल है निर्णयना सिद्धांत एटले शुं, तेना घटको जणावो, और दूसरा है टूंक नोंध लखो। दोस्तों, यहाँ पर निर्णय के सिद्धांत में जो 5 पद्धति है, वो 5 पद्धति को हमें 4 से 5 लाइन में समझाना है और कुछ नहीं। पहली पद्धति है गुरु लघु पद्धति, दूसरी पद्धति है गुरु गुरु पद्धति, तीसरी पद्धति है हॉर्विच, और चौथी है लाप्लास। इसके बाद अपेक्षित नाणकीय मूल्य EMV यानी कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको गुरु लघु पद्धति के बारे में थोड़ा समझा दूँ। हमें गुरु लघु पद्धति के बारे में यहाँ पर बताना है कि गुरु लघु सिद्धांत में कुछ हार और स्तंभ में रकम दी गई होती है। गुरु लघु सिद्धांत में स्तंभ में से जो रकम छोटी है उसको नीचे लिखना है, और जितने भी स्तंभ दिए हो उन सब की छोटी रकम लिखना है। फिर उसके जवाब में से जो सबसे बड़ी रकम है वो रकम गुरु लघु सिद्धांत के मुताबिक योग्य व्यू अथवा श्रेष्ठ व्यू है। बस हमें इतना ही लिखना है। उसके बाद गुरु गुरु, हमने गुरु लघु में जो लिखा है बस वही लिखना है, लेकिन गुरु गुरु के अंदर कुछ इस तरह से सुधार होगा कि गुरु गुरु सिद्धांत में आपेल रकम मांथी स्तंभ में जे मोटी रकम है तेने लखवामां आवशे, अने स्तंभोनी मोटी रकमों लख्या पछी जे रकमों मळे तेमांथी जे रकम सौथी मोटी है ते गुरु गुरु सिद्धांत मुजब श्रेष्ठ व्यू गणाशे। उसके बाद दोस्तों हॉर्विच का सिद्धांत है। हॉर्विच के सिद्धांत में गुरु लघु का जो निराशावादी अभिगम और गुरु लघु का आशावादी अभिगम है, दोनों के बीच का मध्य मार्गी अभिगम यानी हॉर्विच का अभिगम। हॉर्विच के अभिगम के अंदर आशावादी यानी कि गुरु गुरु सिद्धांत और निराशावादी मतलब गुरु लघु सिद्धांत के रकम को अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा दोनों से गुणाकार करने के बाद दोनों का सरवाड़ा कर देते हैं, और सरवाड़ा करने के बाद जो रकम में आती है उन रकमों के अंदर जो सबसे बड़ी रकम है वो हॉर्विच के सिद्धांत के हिसाब से श्रेष्ठ व्यू गिनाएगी। इसके बाद लाप्लास का सिद्धांत है। दोस्तों,
लाप्लास के सिद्धांत में हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो रकम सवाल में दी गई होती है वो रकम का सरवाड़ा करना है और वहाँ जितने स्तंभ दिए हैं उन सभी स्तंभ की संख्या से भागाकार करना है। तो जो जवाब आता है उन सब जवाबों में सबसे बड़ा जो जवाब है वो लाप्लास का सिद्धांत के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ व्यू कहलाएगा। इसके बाद अपेक्षित नाटकीय मूल्य है। इस नाटकीय अपेक्षित मूल्य में दोस्तों पिछले साल कंपनी या फिर धंधे के अंदर कितना नफ़ा या नुकसान हुआ उसकी रकम को देखा जाता है और उस पर से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगले साल भी इतना नफ़ा या नुकसान होगा। बस उसे अपेक्षित नाटकीय मूल्य कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में शून्य योग रमत निर्धारणाओं और सरसाइना सिद्धांत, ये 3 सवाल हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं। दोस्तों इसमें पहला जो सवाल है शून्य योग रमत, शून्य योग रमत को किस इस तरह से उसका जवाब है कि अमुक नियमों के अधीन रहकर कुछ व्यक्ति दाव चलाते हैं और दाव के अंत में उनको कुछ ना कुछ वरदान मिलता है। इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई दाव चलाते हैं और उनको दाव के अंत में कोई वरदान मिलता है तो वो दाव वाले खेल को रमत कहेंगे और मिलने वाले वरदान को जत्थावाचक माप कहते हैं। और वो जो जत्थावाचक माप है वो अगर घटकों में होगा तो उसको वरदान श्रेणिक कहेंगे। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के साथ एक गेम खेलता है तो जब वो गेम खेलेगा तो उस दूसरे व्यक्ति के पास कौन सा व्यू यानी विकल्प है वो पहले व्यक्ति को खबर नहीं पड़ेगी और पहला व्यक्ति जब खेलेगा तो दूसरे व्यक्ति को उसका व्यू यानी उसके विकल्प खबर नहीं पड़ेगी। तो खेल की जो धारणा होती है उसमें से एक धारणा यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि व्यूनी દરેક ખેલાડી બીજા ખેલાડીના દાવથી અજાણ હોય છે। दूसरा, रमत अगर कोई खेलेगा तो एक अकेला इंसान तो खेलेगा नहीं, कम से कम रमत खेलने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा इंसान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उसकी दूसरी धारणा भी कंप्लीट हो गई। रमतમાં ખેલાડીઓની સંખ્યા 2 કે તેથી વધુ હોય છે। व्यूઓની संख्या परिमित હોય છે। इसका मतलब ये कि अगर मैं कोई गेम खेलूँगा तो मेरे गेम खेलने के वक्त मेरे पास अगर दाव आता है, मेरा टर्न होता है तो उस टर्न पे मुझे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वो ऑप्शन को ही ज़्यादा ऑप्शन होने को परिणीत व्यू कहा गया है कि व्यूहों की संख्या जो होगी वो परिणीत यानी 1 से ज़्यादा होगी और विशाल यानी बड़ी होगी। और छेल्ला जो धारणा है वो ये कि रमत पूरी हो जाने के बाद जीतने वाले को कोई ना कोई वरदान मिलता है। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 आईएमपी सवालों के जवाब देख लिए। अब तीसरा आता है सरसोई का सिद्धांत। दोस्तों ये जो सरसाई का सिद्धांत है इसका मतलब होता है वर्चस्व का सिद्धांत। वर्चस्व तो तभी हम ले सकते हैं जब हमारे सामने जो व्यक्ति है वो हमारे सामने कमज़ोर हो। ठीक इसी तरह से जब कोई गेम चलती है तो गेम के जो आंकड़े होते हैं वो 2 गेम के बीच होगी। 2 गेम चालू है, 2 में से कोई एक गेम के आंकड़े जो है वो कमज़ोर है, कम है, तो
पहली गेम दूसरी गेम के ऊपर अपना वर्चस्व रखती है, इसका यह मतलब है। उसके बाद चौथे चैप्टर के अंदर श्रेणिक ना प्रकार, समान श्रेणिक, प्रतिश्रेणिक और तफावत दिया है निश्चायक और श्रेणिक के बीच। दोस्तों, ये श्रेणिक के प्रकार के अंदर कुल 10 श्रेणिक है। 10 में से पहली श्रेणिक जो है वो पंक्ति श्रेणिक है, मतलब कि ऐसी श्रेणिक जिसके अंदर सिर्फ हार हो। दूसरी श्रेणिक, दूसरा प्रकार ये है स्तंभ श्रेणिक, एवी श्रेणिक के જેની કિંમત સ્તંભમાં જ આપેલી હોય। उसके बाद शून्य श्रेणिक, एवी श्रेणिक के જેની કિંમત शून्य હોય। उसके बाद समित श्रेणिक, उसके बाद चौरस श्रेणिक आता है। चौरस श्रेणिक के अंदर जो भी संख्या दी होगी वो संख्या हार और स्तंभ दोनों में होगी। हार के अंदर अगर 4 संख्या है तो स्तंभ में भी 4 संख्या होगी। इस तरह से संख्याओं का एक चौरस बनता है जो चौरस श्रेणिक कहलाता है। फिर आएगा समित श्रेणिक। समित श्रेणिक के अंदर 2 चौरस श्रेणिक, एक चौरस श्रेणिक दिया है, उस चौरस श्रेणिक को हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद दोनों की संख्या में और जगह में कोई फर्क ना पड़े तो वह समित श्रेणिक होगा। ट्रांसपोज मतलब एक चौरस श्रेणिक दिया है, उसका प्रति श्रेणिक बनाना है। तो उस प्रति श्रेणिक और चौरस श्रेणिक दोनों की संख्या और दोनों की संख्या की जगह सेम हो तब वो समित श्रेणिक कहलाएगा। विसमित श्रेणिक जिसके अंदर चौरस श्रेणिक के अंदर बीच की जो रकम होती है वो बीच की रकम के ऊपर, नीचे और आजू बाजू यानी दाएं बाएं जो संख्या होती है वो सेम होनी चाहिए, मगर उसमें साइन का फर्क हो सकता है। अगर ऊपर और नीचे जो संख्या दी गई है वो प्लस में है तो दाएं और बाएं की संख्या माइनस में होगी, लेकिन अगर ऊपर नीचे की संख्या माइनस में है तो दाएं बाएं की संख्या प्लस में होगी, उसे कहेंगे विसमित श्रेणिक। फिर आती है अदिश श्रेणिक। अदिश श्रेणिक के अंदर जो चौरस श्रेणिक दी होगी उसका डायगोनल जो बनेगा वो 0 और 1, ये 2 संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का हो सेम होना चाहिए। डायगोनल यानी विकर्ण जो बनेगा वो सेम होना चाहिए सिवाय 0 और 1 संख्या छोड़कर। इसके बाद आता है एकम श्रेणिक। एकम श्रेणिक के अंदर चौरस श्रेणिक का जो डायगोनल बनता है अदिश श्रेणिक की तरह, वो डायगोनल सिर्फ और सिर्फ एक संख्या 1 का ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। दूसरा आता है विकर्ण श्रेणिक। विकर्ण श्रेणिक में दोस्तों जो चौरस श्रेणिक होती है वो चौरस श्रेणिक के अंदर विकर्ण जो बनेगा वो विकर्ण के अंदर कोई भी संख्या हो, मगर उस विकर्ण के सिवाय जो विकर्ण के अंदर कोई ना कोई संख्या होगी, मगर विकर्ण के अलावा जो संख्या दी होगी वो सारी शून्य होना चाहिए। इसके बाद छेल्ला श्रेणिक प्रकार आता है त्रिकोणीय श्रेणिक। त्रिकोणीय श्रेणिक में दोस्तों चौरस श्रेणिक दिया होता है, वो चौरस श्रेणिक के अंदर टॉप राइट पे 3 डिजिट होते हैं, वो 3 डिजिट 0 होना चाहिए। अगर वो 3 डिजिट 0 है और वहाँ पर ट्रायंगल यानी त्रिकोण बनता है तो नीचे नो त्रिकोणीय श्रेणिक कहलाएगा। उसके बाद अगर लेफ्ट
बॉटम में लेफ्ट बॉटम पर अगर 3 संख्या दी गई है और वो तीनों शून्य है तो वहाँ पर एक त्रिकोण बन जाएगा जो कि उपन्न त्रिकोणीय श्रेणी कहवाश है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं समान श्रेणी के ऊपर कि समान श्रेणी किसे कहते हैं और वो कब बनेगा। तो समान श्रेणी दो श्रेणी दी होती है, दो श्रेणी की हार मतलब पंक्ति और स्तंभ अगर दोनों समान है, दोनों सेम है, हार के अंदर अगर 3 संख्या दी गई है और वहीं स्तंभ में भी 3 संख्या दी गई है पहले और दूसरे श्रेणी के अंदर, तो वो दोनों समान श्रेणी हो गए। ठीक इसी तरह वो कब बनेंगे, तो जब दोनों की स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान होगी, तो या फिर दोनों श्रेणी में आने वाले अनुवर्ती घटक यानी जो घटक है वो समान हो, तब वो समान श्रेणिक बनेंगे। इसके बाद है प्रतिश्रेणिक। प्रतिश्रेणिक मतलब एक चौरस श्रेणिक दिया गया होता है, उस चौरस श्रेणिक के अंदर हार की जो रकम होती है उसको स्तंभ में हमें बदलना होता है और स्तंभ की जो रकम होती है उसको हार में बदलना होता है। स्तंभ की रकम को हार में बदलने के बाद और हार की रकम को स्तंभ में बदलने के बाद जो श्रेणिक बनता है उसे प्रतिश्रेणिक या फिर परिवर्ती श्रेणिक कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की मोस्ट IMP बहुत महत्व के सवालों की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के बारे में कुछ फीडबैक या सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों आगे इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।